नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TGT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, सुविधा के लिए बता दें, तैयारी बेहतर करने के लिए कि होम पेज पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप शुरू से क्लासेस देख सकते हैं। हमने एक क्रमबद्ध रूप में आपको क्लासेस दी हैं। आप खुद भी देख रहे होंगे कि पढ़ाया किस तरह होगा, क्योंकि 140-42 क्लास हो गई हैं आपकी और एक क्रम में हम आपको क्लास दे रहे हैं। हाँ, प्लेलिस्ट में थोड़ा आगे पीछे हो जाती हैं, तो आप शुरू से देखेंगे, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। इसी के साथ में जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में उद्देश्य मात्र इतना है कि हम जिस कवि को या रचनाकार को या उसकी रचना को पढ़ते हैं, उससे महत्वपूर्ण जो पंक्तियाँ या कुछ कथन होते हैं वो हम हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से PDF प्रोवाइड कराते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। इसी के साथ में जो भी कैंडिडेट हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू की है, तो अगर जो कैंडिडेट तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हैं, आंकना चाहते हैं कि प्रश्न किस तरह बनता है या क्या हम प्रश्नों को सही रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे हम टेस्ट कराते हैं तो शाम को कई कमेंट आती हैं कि ये प्रश्न हम नहीं समझ पाए, किस तरह होगा, इसका तो ये भी है दिया हुआ। तो आप भ्रमित ना हो परीक्षा हॉल में, या परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, एकदम नवीन पैटर्न पे है। और ऐसे प्रश्न है सारे एक जो प्रश्न रहते हैं, 125 प्रश्न एक टेस्ट पेपर में जब बनते हैं, वो आपको यूं ही कहीं से उठा के नहीं दे दिए जाते हैं। आपको अन्यत्र बाज़ार में ना कोई उस तरह से प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ना उस तरह से कोई आपको पेपर मिलेगा, क्योंकि सारा पेपर हम खुद अपने हाथ से बना रहे हैं। एक प्रश्न देख के बनाया जा रहा है कि महत्वपूर्ण है भी कि नहीं, जिसमें हमें शंका होती है कि हाँ संभवतः यहाँ से प्रश्न बन सकता है, उसको हम आपके पेपर में ले आते हैं। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हैं, TGT PGT और आपके किसी भी राज्य के हो, वो तैयारी कर सकते हैं, तैयारी को परख सकते हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज जो है वो पेड है, उसका शुल्क जो है मात्र 500 रुपये है। 500 रुपये में आपको 50 टेस्ट पेपर दिए जाएंगे, यानी कि अगर आप देखेंगे तो प्रति टेस्ट पेपर आपको 10 रुपये होगा। इसी के साथ सप्ताह में 2 टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं, आपको एक साथ नहीं दिए जा रहे हैं। अगर कोई नया कैंडिडेट आज ज्वाइन करता है तो होता है कि हाँ पुराने जो विगत पेपर हैं, टेस्ट पेपर उत्तर कुंजी, वो उनको दे दी जाती है और फिर आगे की प्रक्रिया वही रहती है। सुबह टेस्ट पेपर दिया जाता है, शाम में आपको उत्तर कुंजी दी जाती है और उसके बाद आपके लिए व्हाट्सएप चैट ओपन कर दी जाती है, प्राइवेट जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको, इसलिए ताकि आपको किसी प्रश्न में शंका हो या आपको किसी प्रश्न का अन्यत्र विकल्प का उत्तर जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत सुविधाएं हम आपको दे रहे हैं, इतनी सुविधाएं आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेंगी। तो जो भी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, तैयारी को जानना चाहते हैं, मात्र 10 रुपये एक प्रति टेस्ट पेपर का है। और वो भी हम यूँ ही नहीं, देखिए टाइपिंग चार्ज जाता है और इसीलिए हम आपसे ले रहे हैं, वरना जहाँ पे हमसे फ्री दिया जा रहा था हम आपको फ्री दे रहे हैं पूरा कोर्स। ठीक है, होता क्या है कि कोई तथ्य हमसे यहाँ से छूट जाता है, वहाँ पे नोट्स में भी रिटर्न में भी देने से छूट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं होता है कि चलिए इसको प्रश्न में डाल देते हैं। और प्रश्न में सभी भूमिकाएँ या जहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं वो हम लेके आ रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए इसमें आप ही का आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्रश्न किस तरह से बन रहे हैं, कौन कौन से नवीन प्रश्न हैं, क्योंकि यहाँ पे भी प्रश्नों का जो संकलन है वो मूल पुस्तकों से किया जा रहा है, जहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ऑथेंटिक उत्तर कुंजी आपको दी जाती है। ठीक है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, या क्लास के अंत में हम आपको बता देंगे क्या प्रवेश प्रक्रिया है। चलिए बात करते हैं आपके आज के टॉपिक की। आज जैसा कि थोड़ा सा हम भी तेज़ी से चलेंगे और आप भी थोड़ा सा स्पीड से क्लास देख लिया कीजिए। आपकी डिमांड तो आती है कि मैम क्लासों की संख्या बढ़ा दीजिए, लेकिन क्लास जब पूर्व में देखी नहीं गई होती है, इसीलिए हमें लग रहा है कि फिर आगे क्लास अपलोड नहीं की जाती है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा क्लास को समय के अनुसार देखिए, क्योंकि अभी विस्तृत सिलेबस है और हमें बहुत तेज़ी के साथ में इस समय चलना है। हम यहाँ पे बहुत शॉर्ट में निकल के चलने वाले हैं, क्योंकि बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम PDF में देंगे। फ़ायदा आपको इतना रहेगा कि क्लास के बाद में जो TGT PGT की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं और उत्तर प्रदेश TGT PGT की जो आगामी आने वाली
परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करेंगे। तो उनकी तैयारी के लिए तो ये जो टेस्ट श्रृंखला हमने शुरू की है ये रामबाण है, ठीक है। हम अधिक से अधिक यहाँ पे प्रश्नों का ये प्रयास करेंगे कि यहाँ पे अधिक से अधिक प्रश्न आपको परीक्षा में मिले। तो आज की हम बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे कामायनी की, क्योंकि उस क्लास में इससे पूर्व की क्लास में हमने जयशंकर प्रसाद जी को देखा था, उनका बाकी का काव्य देखा था। कामायनी जो अंतिम काव्य है खड़ी बोली का महाकाव्यात्मक की श्रेणी में आता है और जयशंकर प्रसाद जी ने 1935 में ये पूर्ण हुआ था और पूर्ण होने के साथ में ही ये अंतिम अगर कही जाए तो साहित्य की इस तरह की रचनाओं में कालजयी रचना है। कालजयी रचना का मतलब होता है कि उसके जैसी आगे क्या कहते हैं, असंभव ही नहीं नामुमकिन है कि ऐसी रचना बन पाए। ये थोड़ा सा होता है। देखिए आप देखेंगे जैसे कि कालजयी कहा जाए गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास को। गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास आप सभी जानते हैं, जब हम इसको पढ़ेंगे नेट की दृष्टि से तब आप ऐसा कहीं पढ़े नहीं होंगे जैसा हम पढ़ाएंगे। उसमें भी क्या होता है कि उसके जैसी जो गाथा है, जो कथा है, वो आप अभी भी उपन्यास लिखे जा रहे हैं, कहानियाँ लिखी जा रही हैं, ठीक है, हर विधा में काम चल रहा है, लेकिन जैसा गोदान लिखा गया है वैसा अभी तक कोई उपन्यास नहीं आया है। यानी कि उसकी जो कथा है वो जीवंत है। जीवंत इसलिए है क्योंकि 1936 में 35 में लिखा गया था, 2 डेट मिलती हैं। उसके बाद क्या कहते हैं 1900 के लास्ट तक 2000 तक भी उसको पढ़ा गया और आज भी जब वो पढ़ा जा रहा है तो जो समस्याएं हैं कृषक जीवन की कहें, ग्रामीण जीवन की कहें कि नगरीय जीवन की कहें, दोनों बराबर हैं। और वैसे ही आने वाले जिस भी समय वो पढ़ा जाएगा उसकी समस्याएं वही रहेंगी। तो कालजयी है। इसी तरह यहाँ पे कामायनी है। कामायनी के जैसी रचना लिखने का बहुत लोगों ने प्रयास किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखी जा सकती, प्रयास किया है, लेकिन ऐसी नहीं लिखी जाएगी जैसी सिर्फ कामायनी है, इसीलिए इसको कालजयी रचना कहा जाता है। चलिए बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी के विषय में। कुछ हमने उस दिन भी कर ली थी, आज हम यहाँ पे सिर्फ कामायनी को ही देखेंगे, ठीक है। कामायनी की बात करें तो कामायनी के जो रचना काल जो है वो 1935 है और यहीं पे बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी की है, क्योंकि उस बोर्ड लिखा हुआ था इसीलिए हमने इसको दोबारा नहीं लिखा है। जयशंकर प्रसाद, ठीक है, छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, उनकी रचना है कामायनी 1935 की। कवि ने इसमें मानव मन की कथा के साथ युगीन समस्याओं पर भी प्रकाश डाला है। जयशंकर प्रसाद जी ने क्या किया है कि इसमें जो उस समय की मानव मन की जो व्यथा रहती है, मानव का मन किन किन शंकाओं में उथल पुथल करता है, क्या समाधान चाहता है, इसके साथ साथ उन्होंने जो वर्तमान परिवेश होता है यानी कि 1935 का जो परिवेश था, ये परिवेश 1935 में भी वही था जब जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी लिखी थी और वर्तमान में भी वही है जो हम पाठक कामायनी को पढ़ते हैं। यदि आप दोहरीकरण अर्थ में जब प्रवेश करते हैं तो आप इसको पूर्ण रूप से अपने पर आरोपित पाते हैं, रोपित पाते हैं आप इसको कामायनी को, ठीक है। तो इसमें क्या किया है कि मानव मन की कथा के साथ साथ युगीन जो परिदृश्य है, जो परिवेश है, उसको भी जयशंकर प्रसाद जी ने चित्रित किया है। अब ये जब पढ़ा जाएगा उस समय का परिवेश इसमें चित्रित होगा। बात कर लेते हैं इसमें सर्गों की। यहाँ से एक प्रश्न बनता है टीजीटी पीसीटी में। अब तो आयोग आगे की सोचने लगा है। आगे की क्या सोचता है कि वो अब ये नहीं पूछेगा कि क्या सर्ग है, नहीं, वो अब ये प्रश्न करेगा कि इस सर्ग के बाद कौन सा सर्ग है, या इस सर्ग से पहले कौन सा सर्ग है, या सर्गों का सही क्रम है। और वो शुरू से नहीं रखेगा, चिंता आशा से नहीं रखेगा, वो बीच से रखेगा। समझिएगा एक्सपर्ट की दृष्टि कहाँ जाती है। प्रश्न वहीं से उठता है लेकिन वो प्रश्न की दृष्टि को, प्रश्न की जो प्रवृत्ति होती है उसको घुमा देता है और वहीं पे हम भी घूम जाते हैं। तो बात करते हैं, इसमें 15 सर्ग हैं। पहला है चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, छठा लज्जा, सातवां कर्म सर्ग है, आठवां ईर्ष्या सर्ग है, नवा इड़ा सर्ग है, 10वां स्वप्न है, 11वां संघर्ष सर्ग है, 12वां निर्वेद सर्ग है और 13वां दर्शन सर्ग है, और जो 14 है आपका वो रहस्य है, और 15वां आनंद है। यानी कि व्यक्ति का जो मन मस्तिष्क है वो किस तरह से प्रवेश करते करते अंतिम में आनंद की प्राप्ति करता है। और आनंदवाद समरसतावाद
के रूप में भी, आनंदवाद के कवि के रूप में भी ये जाने जाते हैं, उनको उसको प्रतिष्ठित करने के रूप में भी ये जाने जाते हैं। बात कर लेते हैं 15 सर्ग हैं, आप इनको याद कीजिएगा। इससे पहली क्लास जब आप देखेंगे तो उसमें एक दो बच्चे ने कमेंट में कुछ ट्रिक भी बनाई थी, तो आप पहली क्लास भी देख लीजिएगा यदि किसी को ट्रिक याद करनी है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ट्रिक को ज़्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं। यह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ पर आधारित है। किस ग्रंथ पर आधारित है? आपकी कामायनी, तो शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है उस पर आधारित है। इसमें मंगलाचरण नहीं हुआ है, जैसे कि महाकाव्यात्मक है तो इसमें मंगलाचरण नहीं हुआ है। बात करते हैं पात्रों की, तो पात्र में जो है उनमें प्रतीक है, ये एक प्रतीकात्मक काव्य भी है। कुछ आलोचकों ने कहा भी है, आगे देखेंगे। तो पहला है मनु। मनु किसके प्रतीक है? यहाँ पे मनु मन के प्रतीक है। हमारा जो मन होता है कभी इधर भाग जाता है तो कभी इधर भाग जाता है। पढ़ने के लिए बैठे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वो सोचेगा कि भाई चलो ठीक है, अभी तो रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ रहे हैं, अभी थोड़े टाइम में उसको पढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ते हुए पता चल रहा है कि देव को पढ़ रहे हैं, घनानंद को पढ़ रहे हैं, बिहारी को पढ़ रहे हैं, वहीं पे दिमाग जाएगा कि नहीं आज अज्ञेय जी को पढ़ते हैं। तो ये मन है, सबसे तीव्र गति में ये दौड़ता है। उसी के पात्र, उसी का प्रतीक के रूप में किसको रखा गया है? यहाँ पे मनु को पात्र बनाया है जयशंकर प्रसाद जी ने। और मन का एक ये भी होता है, जहाँ पे कई बच्चों की कमेंट या कॉल आती हैं कि एकाग्रता की जब बात आती है आपके पढ़ने के लिए, देखिए जब आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं तो फिर कोई भटकाने वाला जो बिंदु है वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद भी कुछ बच्चे हैं अकेले रूम लेके तैयारी करते हैं, या कुछ हाउस वाइफ हैं, तो उनको देखना चाहिए कि जो आप इस समय फोकस करने जा रहे हो, आप किस बिंदु पे फोकस करोगे। थोड़ा सा रोक के बताते हैं, अगर थोड़ा सा भी आप समझेंगे तो चीज़ें बेहतर ही रूप में आपके सामने उनका जो है परिणाम होगा। और जहाँ हम कहते हैं कि परिश्रम जहाँ निश्चित होता है तो सफलता भी वहाँ सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपका मन क्या है, विचलित चीज़ों में जाता है। महिलाओं का ज़्यादा जाता है, मैं भी एक महिला हूँ और बहुत सारे कार्य रहते हैं तो मन विचलित भागता है। तो उसमें आपको भगाना नहीं, आपको उसको लेके आना है घूम के। बोले घूमने मत जा, आ जा, क्योंकि ज़्यादा नहीं 45 मिनट ही हम लोगों को पढ़ना है, और उसको वहीं पे फोकस कीजिए। पहले आप बाहर के वातावरण से आप अपने मन का घर में प्रवेश कराइए। घर में प्रवेश जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे प्रवेश कराइए। उसके बाद आप अपने कमरे में प्रवेश कराइए, और कमरे में प्रवेश कराने के बाद में अपने मन को आप जो आपके कमरे का जो वातावरण है, जो अन्यत्र चीज़ें हैं, उनसे भी उस मन को हटाइए। उससे कहिए कि अभी ये तेरे काम की नहीं है, अभी आ जा, क्योंकि हमें कामायनी ही पढ़नी है जयशंकर प्रसाद जी की। बल्कि जयशंकर प्रसाद जी की अन्य रचना, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध क्या है, हमें उस पर चर्चा नहीं करनी है। हम सिर्फ आज कामायनी ही पढ़ेंगे 20 मिनट में, और आप उसको फोकस करके बैठिए। थोड़ा सा प्रयास किया कीजिए, जो भी कैंडिडेट हैं, स्त्री पुरुष जो भी हैं, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो बाकी की जो चीज़ है एक टाइम सेट करके आप बैठिए। जब भी आप कोई टेस्ट पेपर लगाते हैं आप इस तरह सेट करके बैठिए कि आपको कोई विघ्न ना आए। जैसे कि आपका फ़ोन है, आप फ़ोन को ऑफ करके या फ्लाइट मोड पे डाल के ही बैठिए। जब आप 2 घंटे आप पेपर, जब हम टेस्ट पेपर देते हैं, आपका नियम है कि आप कम से कम 2 घंटे एकाग्र होके उसको बैठ के सोल्व करें। तब आप जानेंगे कि इसमें कितना आपकी रणनीति कवर कर रही है। आप उसको फॉलो कीजिए और देखिएगा आपको 8 दिन के अंदर ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है मन की, क्योंकि मन बहुत विचलित है। और मन पात्र किसके रूप में यहाँ पे मन जो रखा गया है प्रतीकात्मक रूप में, यहाँ मनु को रखा गया है, क्योंकि मनु का जो मन है वो विचलित, मनु जो है वो विचलित होते रहते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं श्रद्धा की। जो श्रद्धा है ये सात्विक बुद्धि है, यानी कि हृदय की। श्रद्धा का मन है, श्रद्धा को माना गया है कि हमारा जो शरीर है हमें अपने हृदय की सुननी चाहिए। कहते हैं ना कि जब भी आपको कोई काम करना हो तो आप अपने दिल की आवाज़ सुनो, हृदय की सुनो, धड़कनें सुनो कि वो क्या कहना चाह रही हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा एक मूवी थी 3 इडियट्स, तो वो कहता है ना ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो वो वही है, वो कहना चाहता है कि आप अपने मन को थोड़ा सा शांत रखो कि जो होगा अच्छा नहीं बेहतर होगा। ठीक है, बेहतरीन होगा। तो यहाँ पे जो श्रद्धा है वो सात्विक बुद्धि है। बात करते हैं इड़ा की। यहाँ पे ये श्रद्धा जो है ये एकदम सकारात्मक वे में आपको लेके जाएगी।
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बात करें, आप सोचेंगे कि भाई तैयारी नहीं है, पता नहीं टीजीटी में इतनी कम सीटें हैं, पीजीटी में इतनी कम सीटें हैं, होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, तो आज ये क्लास जो है, ये क्लास पढ़ाने के साथ साथ में आपको मोटिवेट भी कर रही है। अलग से मोटिवेशनल वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि आपका समय व्यर्थ होगा। अब आप साहित्य से अगर आप मोटिवेशनल देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब श्रद्धा है तो ये आपको सकारात्मकता की तरफ लेके जाएगी, बोले कि नहीं, अगर तू नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है। जाहिर सी बात है, आपने इतना प्रयास किया है, आपने बीए किया, बीएड किया, एमए किया, उसके बाद आपने टीजीटी पीजीटी की परीक्षा का फॉर्म भरा है, तो अब बीएड किया है तो भी एंट्रेंस आपने निकाला है। ठीक है, और जो नेट जीआरएफ हैं उन्होंने भी क्या कहते हैं, प्रयास किया है, परिश्रम किया है। तो कहीं पर यदि आप चूक जाते हैं तो ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ बेहतर के लिए आपको रोका जाता है। ठीक है, तो श्रद्धा जो है यहाँ पे सकारात्मकता के साथ लेके जाती हैं मनु को, जब हताश होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी हूँ। ठीक है, इसके बाद में इड़ा आती हैं। इड़ा क्या काम करती हैं? इड़ा है बुद्धि, यानी कि बिजनेस। ठीक है, बुद्धि है, व्यापारिक है, तो इनको कहा गया है सांसारिक बुद्धि, यानी कि संसार में संसार की तरफ को यदि देखें तो जितना भी ऊट पटांग चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। क्योंकि इड़ा यहाँ पे ये नहीं दिख रही है कि आपका आप क्या चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी, नहीं, उसको बस आपको नकारात्मकता की तरफ या अपने प्रॉफिट की तरफ ले जाना है। बुद्धि का काम इतना है। ठीक है, क्योंकि जब कभी हम कहते हैं, हमारी बुद्धि में एकदम से आएगा कि नहीं, हमारा नहीं होगा इसमें चयन, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आपका मन कहता है आप पिछली असफलता से सीखो, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, इसके बाद करते हैं कैलाश सरोवर। कैलाश सरोवर क्या है कि मुक्ति स्थल है। इसके बाद में सारस्वत प्रदेश जो है, ये हमारा पूरा शरीर है। हमारा शरीर या हमारा मन जब पूर्ण रूप से एक आस्था की तरफ एकत्रित हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमें मुक्ति मिलती है। किससे? इस नश्वर संसार से। ठीक है, जब हम अपने में एकाग्र हो जाते हैं, जब आप ये लक्ष्य जब आपका प्राप्त हो जाएगा, आपको टीजीटी पीजीटी में, डीएसएसबी में, या जिस भी राज्य से आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिस परीक्षा की आप जब उसमें सफल हो जाएंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, आप मुक्ति पा ली है। ठीक है, इसके बाद सारस्वत प्रदेश जो है, ये शरीर का प्रतीक है। वृषभ बैल की यदि बात करें या वृषभ की बात करें तो ये हमें धर्म के रूप में हमारे सामने आता है। इसी के साथ में अकुली किरात है, ये आसुरी शक्तियां हैं, जो अनैतिक शक्तियां होती हैं, ये उसका प्रतीक है। मानव की या कुमार की बात करें, दोनों एक ही बात है, यानी कि जिनका सृजन हुआ है, तो ये मानव जाति का प्रतीक है। बाकी की जो क्लास में हमने पिछली क्लास में इसको बता दिया था। ठीक है, बात कर लेते हैं कामायनी का मुख्य दर्शन क्या है? आनंदवाद या उसी के साथ में समरसतावाद। ठीक है, सामंजस्य के रूप में, समरसता के रूप में यहाँ पे तत्व चलते हैं, आगे तक तथ्य बढ़ते हैं और अंत में जाके श्रद्धा, मनु, इड़ा, इन सबको आनंद की प्राप्ति होती है। मुख्य छंद की बात करें तो ताटक छंद है। अंगिरस की बात करें या अंगिरस ही यानी कि प्रधान रस जो है वो शांत रस है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे इनसे संबंधित कथन देखते हैं। चलिए, कहीं कहीं पे ये भी माना जाता है कि कामायनी जब जयशंकर प्रसाद जी लिख रहे थे तो उनकी प्रेमिका थी, वो नीली साड़ी पहन के छत पे आती थी, जयशंकर प्रसाद जी उनको देखते थे, उसके बाद में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखना शुरू किया था। अब ये सिर्फ कल्पनाएं हैं या कुछ इसमें यथार्थ भी है, नहीं कहा जा सकता। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर रहे थे जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी पे। कामायनी की पात्र, प्रश्न बन चुका है। कामायनी की पात्र श्रद्धा काम गोत्रजा की पुत्री है। काम गोत्रजा की पुत्री है। प्रश्न बना है कि श्रद्धा किसकी पुत्री है, तो काम गोत्रजा की पुत्री यहाँ पे श्रद्धा मानी गई है। कामायनी के कथा का आधार, कामायनी की कथा का आधार क्या है, तो इसमें होगा ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद।
ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण तथा श्रीमद् भागवत हैं कर लीजिए। जो इसके आधार हैं वो ये हैं। इसके बाद में है कामायनी में घटनाओं का आधार, कामायनी में घटनाओं का आधार या घटनाओं का चयन शतपथ ब्राह्मण के आधार पर किया गया है या उससे लेकर किया गया है, के आधार पर किया गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसके संबंध में जो कथन है। नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। ठीक है, शांतिप्रिय द्विवेदी ने, महत्वपूर्ण है ये कथन, शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। इसी के साथ है डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने रहस्यवाद ने कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य माना है। उन्होंने कहा है कि ये पहला महाकाव्य है रहस्यवाद का। कामायनी, आप लीजिए इंद्रनाथ मदान, बाकी शुक्ल जी वगैरह के जो कथन है वो पीडीएफ में मिलेंगे। इंद्रनाथ मदान ने कामायनी को एक असफल कृति कहा है। एक असफल कृति कहा है। मुक्तिबोध ने कामायनी को एक फैंटेसी काव्य कहा है। आगे बात कर लेते हैं प्रेमा शंकर ये नए शोधार्थियों के रूप में थे, तो इनका भी काफ़ी मत आ रहे हैं। ने
कहा है कि, इनका जो कथन है, इन्होंने ये कहा है कि कामायनी प्रसाद के व्यक्तित्व की संपूर्ण अभिव्यक्ति है, व्यक्तित्व की संपूर्ण अभिव्यक्ति है। ऐसा किसने कहा है? प्रेमा शंकर जी ने कहा है। यहाँ पे एक कोटेशन और देख लेते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए, बात कर रहे थे कामायनी में, तो कामायनी की जो पात्र है, कौन सी पात्र है? श्रद्धा, जो सात्विक बुद्धि का प्रतीक है, ये काम गोत्रजा की पुत्री मानी गई है। ये प्रश्न आपके जो डाइट प्रवक्ता होता है उसमें बन चुका है, यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से, राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से। बात करते हैं कि कामायनी की कथा का आधार जो है वो कौन कौन है। देखिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा। ऋग्वेद है, छांदोग्य उपनिषद है, शतपथ ब्राह्मण है और श्रीमद् भागवत है। यहाँ पे हो सकता है कि किसी पुराण का विशेष नाम दे दिया जाए। यहाँ पे ऋग्वेद है, हो सकता है सामवेद, अथर्ववेद में से भी किसी का नाम दे दिया जाए और पूछा आपसे प्रश्न किया जाए परीक्षा में कि किस से कामायनी का आधार नहीं लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। कामायनी में घटनाओं का चयन किसके आधार पर किया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण के आधार पर घटनाओं का चयन किया गया है। नंदुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। प्रश्न बनेगा यहाँ से। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। छायावाद का उपनिषद कामायनी को किसने कहा है? तो शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य माना है। ठीक है, मानव चेतना का जो विकास होता है वो किसमें होता है? कामायनी में। ऐसा किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावादी कवि हैं, उन्होंने कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य माना है। ये अपने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ से प्रश्न बन जाएगा नवीन। बात कर लेते हैं इंद्रनाथ मदान की, तो इन्होंने कामायनी को एक असफल कृति कहा है। इन्होंने कहा है कि भाई ये एक असफल कृति है, आलोचना के रूप में कहा है। मुक्तिबोध की बात करें तो उन्होंने कामायनी को एक फैंटेसी काव्य कहा है। फैंटेसी शब्दों का ज़्यादातर जो प्रयोग किया है वो मुक्तिबोध ने किया है, क्योंकि कई बार हमने आपको बार बार बताया है कि शब्दों की अभिव्यक्ति कुछ तुकबंदियों में गलत हो सकती है, लेकिन अधिकांशता में सही होती है। प्रेमा शंकर की बात करें तो उन्होंने कहा है कि कामायनी प्रसाद के व्यक्तित्व की संपूर्ण अभिव्यक्ति है। कामायनी को जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व की संपूर्ण अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो प्रेमा शंकर जी ने कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बात करें तो इन्होंने कहा है कि कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। उनका कहना था, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का जो इतिहास है उसमें उनका कहना है कि जो कामायनी है और जयशंकर प्रसाद हैं, ये दोनों जब उस समय चल रहे थे, उस समय इन दोनों की परीक्षा चल रही थी। क्या ये सफल होगी कि नहीं होगी? अब जैसे आलोचकों ने अपने अपने मत दिए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर थोड़ा सा कुछ आगे देखते हैं। चलिए, कामायनी तो इतनी है कि कम से कम 1 महीने की क्लासों में ख़त्म नहीं होगी, ऊपर जाएंगी, पर आपको परीक्षा उपयोगी ही सब करानी है, इसीलिए इतने से ही काम चलाइए जितना उपयोगी है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। एक कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। डॉक्टर नामवर सिंह क्या कहते हैं कि मानस ने वाल्मीकि रामायण को, मानस ने
वाल्मीकि रामायण को और कामायनी ने मानस को पाठकों के लिए बदल दिया। और कामायनी ने मानस को पाठकों के लिए बदल दिया। बहुत महत्वपूर्ण है और सारगर्भित है। अभी बताएंगे कि क्या इसमें रहस्य छिपा है। रहस्यवाद ऐसे ही नहीं कहा जाता है। बात कर लेते हैं आगे धीरेन्द्र पांडे, धीरेन्द्र वर्मा, क्षमा कीजिएगा पांडे वो मिस्टेक से निकल गया था कोई और। कामायनी प्रसाद की संभवतः कामायनी प्रसाद की संभवतः छायावाद युग की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। छायावाद युग की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। ये छूट जाएं तो लगता नहीं है कि साहित्य में कुछ पढ़ा है। रामचंद्र शुक्ल, जहाँ तक इनका समय है वहाँ तक हमें इनको पढ़ना जरूरी होता है। कामायनी में प्रसाद ने अपने प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी है। ये शुक्ल जी का था। आगे बात कर लेते हैं, थोड़े से और कथन हैं। कामायनी को किसने क्या कहा है? तो पंत जी ने, सुमित्रानंदन पंत ही लिखिए। सुमित्रानंदन पंत ने कामायनी को ताजमहल कहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आपका श्याम नारायण। श्याम नारायण ने कामायनी को विश्व का 8वां महाकाव्य कहा है। आगे बात कर लेते हैं हरदेव बहारी जी की। हरदेव बहारी ने कामायनी को हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य माना है। हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य माना है। बात कर लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने इससे जो यहाँ से जो बचे हुए कथन रहेंगे वो आपको पीडीएफ में मिलेंगे जो इतिहास ग्रंथों के हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मनोविज्ञान की, यानी कि मन के विज्ञान की, मनोविज्ञान की
छोटाइज कहा है। ठीक है, राम रतन भटनागर की बात कर लेते हैं। राम रतन भटनागर ने कामायनी को मधु रस से रिक्त महाकाव्य माना है। महाकाव्य माना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। चलिए बात करते हैं प्रसाद जी की कामायनी की। डॉक्टर नामवर सिंह, मानस ने वाल्मीकि रामायण को, देखिए जो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने जब लिखी तो उसने वाल्मीकि रामायण को पाठकों के लिए बदल दिया था। पहले पूरा पढ़ लेते हैं। मानस ने वाल्मीकि रामायण को और कामायनी ने मानस को पाठकों के लिए बदल दिया था। यानी कि पाठक थे, देखिए सबसे पहले वाल्मीकि रामायण थी तो पाठक उसको पढ़ते थे बहुत श्रद्धा भाव से। इसके बाद में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो फिर क्या हुआ कि वाल्मीकि की जो रामायण थी उसको लोगों ने छोड़ा और रामचरितमानस को पढ़ने लगे बहुत श्रद्धा भाव से। तो यानी कि पाठकों का नज़रिया वहाँ पे बदल गया। उन्होंने वाल्मीकि रामायण को छोड़ के वाल्मीकि जी की रामायण के बाद में रामचरितमानस को पढ़ने लगे। अब जैसे ही रामचरितमानस पढ़ी जा रही थी तुलसीदास जी की, उसके बाद में जैसे ही कामायनी आई तो कामायनी पाठकों के मन पे भर गई, एकदम से अपना स्थान कर गई। तो इसीलिए इन्होंने कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने कि इसके लिए बदल दिया था। यानी कि मानस ने वाल्मीकि रामायण को पाठकों के लिए बदला और मानस को कामायनी ने। ठीक है, बात कर लेते हैं धीरेन्द्र वर्मा की। इन्होंने कहा है कि कामायनी प्रसाद की संभवतः छायावाद युग की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है, जिसमें कि समरसतावाद इन्होंने दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कामायनी में प्रसाद ने अपने प्रिय आनंदवाद तो आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी है। क्योंकि इन्होंने जो अपना आनंदवाद स्थापित किया है वो मधुचर्या या मधुमेहता के साथ में किया है दार्शनिक रूप में। सुमित्रानंदन पंत ने कामायनी को ताजमहल कहा है। वो थोड़ा सा प्रतीक सेंस इसीलिए लिया है उन्होंने क्योंकि यहाँ पे प्रेम भी होता है, फिर एक दूसरे को छोड़ा भी जाता है, इसीलिए। श्याम नारायण ने कामायनी को विश्व का, प्रश्न बनेगा यहाँ से, विश्व का 8वां महाकाव्य कहा है। किसने? श्याम नारायण ने। हरदेव बहारी जी की बात कर ले, जो व्याकरणकार है, ने कामायनी को हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य माना है। छोटे छोटे शब्दों से प्रश्न का सेंस चेंज हो जाएगा, जो आपका उत्तर रहेगा वो विकल्प बदल जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मनोविज्ञान की छोटाइज कहा है। ठीक है, यानी कि जो मनोविज्ञान, एक कभी कोई रचना देखेंगे आप तो एक विशाल होता है, उसका छोटाइज क्या है? कामायनी है। यदि आपको मनोविज्ञान पढ़ना है तो आपको कामायनी पढ़नी ही पड़ेगी, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किन प्रतीकों के माध्यम से। देखिए, एक मनोविज्ञान की श्रेणी में जयशंकर प्रसाद को रखा जा रहा है, जो एक छायावादी कवि हैं। हालांकि छायावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं, पराकाष्ठा कवि हैं, लेकिन उनकी कामायनी को देखिए आप कि एक मनोविज्ञान की किताबों पे सर्वोपरि उसको रखा जा रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं राम रतन भटनागर की। तो इन्होंने कामायनी को मधु रस से रिक्त महाकाव्य माना है। यानी कि कहीं ना कहीं मधु रस की इसमें अभी कमी रही है। तो ये थी आपकी जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी। आगे की क्लास भी अभी आपकी एक और जयशंकर प्रसाद जी की रहेगी। उसमें हम जयशंकर प्रसाद जी के नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, उनकी जो आलोचना है, जो कोई निबंध है, वो सब हम अगली क्लास में देखेंगे। जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको एक कॉल करनी होगी। किस नंबर पे? ये नंबर है 9568802463। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद में आप उनको बोलेंगे कि हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद में आप जब पेमेंट कर देते हो तो उसके बाद जो भी कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, अपना नाम, अपना जो एड्रेस है वो उनको प्रेषित जरूर कर दें, तभी आपको उसी ग्रुप में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और
तैयारी को अपनी बेहतर करें। जितना हो जल्दी से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि प्रश्नों की संख्या कम नहीं है। 6250 प्रश्न आपको मिल रहे हैं और 6200 प्रश्नों में यानी कि 6250 प्रश्नों में हमारा प्रयास है कि 125 प्रश्न आपको वहाँ से मिले। अधिक से अधिक प्रश्नों का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और 6250 प्रश्नों में हमें नहीं लगता कि फिर कुछ बचता भी है। तो जो भी कैंडिडेट हैं आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आप कॉल करके जो भी आपको जानकारी लेनी है आप इस नंबर पे 9568802463 पे जानकारी ले सकते हैं। विलंब ना कीजिए, क्योंकि फिर आपको एक साथ वर्डन पड़ेगा तो उससे फ़ायदा नहीं है, आप समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को। हम भी आगे निकल जाएंगे तो डिस्कशन आप हमसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैसे हम जो भी कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं उनको फ्रीडम है कि रात्रि 7 से 9 के बीच में वो हमें कॉल कर सकते हैं। और कॉन्टेक्ट कॉल इस नंबर पे भी आप कर सकते हो, या जो दूसरा नंबर आपका जो इंक्वायरी नंबर है आप उस पर भी कर सकते हो। तो जो भी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, आगामी आने वाली परीक्षाओं में एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, जैसा कि हम कहते नहीं हैं करके दिखाते हैं। जो कैंडिडेट हमारा टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो एकदम हवाई हो रहे हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या प्रश्न बन रहा है। और उन्हीं इतिहास ग्रंथों में प्रश्न रखा हुआ है, लेकिन आपने उस नज़रिए से अभी तक इतिहास ग्रंथ को पढ़ा ही नहीं, आपने उस नज़रिए से किताबों को पढ़ा ही नहीं। आप एक बार टेस्ट पेपर दीजिए 125 प्रश्न का, उसके बाद आप देखिए आपका नज़रिया बदलेगा हर टॉपिक को पढ़ने का। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में जयशंकर प्रसाद जी के साथ में ही, उनके नाटकों के साथ, निबंधों के साथ, उपन्यासों के साथ, कहानियों के साथ। तब तक क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो शेयर कीजिए, क्योंकि हम जिस दिन हमें लग रहा है कि हम जिस दिन नहीं बोलते हैं कि लाइक कीजिए, उस दिन हमारी क्लास पे लाइक ही नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपना प्यार और स्नेह हमें देते रहिए, और जितना हो क्लास को शेयर करते रहिए, क्योंकि बहुत कैंडिडेट एकदम नवीन जुड़ते हैं तो उनकी समस्याएं ये रहती हैं कि मैम हम अभी जुड़े हैं, कैसे करें कैसे ना करें। तो देखिए कभी भी देर नहीं होती है, आप जब जुड़े हो तब कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा, ठीक है। तो अभी आप जाग गए हो तो टेस्ट सीरीज भी लेना ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लीजिए, आपके लिए बहुत अचूक है। आपको इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, आप हर सप्ताह 20 रुपये देते तो शायद आपको नहीं लगता, लेकिन आप एक ही बार 500 देंगे तो थोड़ा सा आपको लगता है। लेकिन आप देखिए, आप कहीं अन्यत्र ना खर्च करके अभी जो आप अपना इन्वेस्ट करेंगे, आप शिक्षा पर इन्वेस्ट कीजिए, यकीनन कल परिणाम आपके पक्ष में होगा, ठीक है। तो अभी रखते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।